नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए एक बार फिर से जिस प्रकार से मोशन, एसिड बेस सॉल्ट, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, लिफ्ट और आपको फ्रिक्शन कंप्लीट किए हैं और अब हमने वर्क एनर्जी पावर में आपका वर्क और पावर पूरा कंप्लीट कर दिए। तो आपका आज मैं देखिए इतना अच्छे तरीके से पूरा का पूरा रिवीजन कराऊंगा इस प्रैक्टिस के माध्यम से। पीवाई क्यों लिया हूं और एक्सपेक्टेड, पीवाई क्यों मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो एक्सपेक्टेड बन सकते हैं। अभी आपने क्या कवर किया सर, हमारे साथ पूरा वर्क पढ़ लिया है और पावर पढ़ लिया, लेकिन आज आपको मैं पूरा का पूरा वर्क के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, देखिए वो क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको कहीं और जैसे जाने के बाद क्वेश्चन पढ़ दिया जाता है और ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी, यहाँ आपको दिखाया जाएगा सर वर्क में, ठीक है ना। प्रैक्टिकली आप विजुअलाइज भी करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप पेड कोर्स में नहीं ज्वाइन किए तो अगर इस प्रैक्टिस सेशन को भी अच्छे से अटेंड करते हो तो आपका पूरा वर्क मैं रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहिए और आपको यहाँ 180 प्लस मार्क्स जेएसएससी सीजीएल में कवर करनी है तो साइंस मैथ्स में साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज विथ वीडियो सॉल्यूशन और रीजनिंग एकदम टारगेटेड जेएसएससी का एकदम ऊपर लेवल पे। अब ये ऐसा नहीं होगा ना सर कि आप अगर जेएसएससी सीजीएल के लिए आप ले रहे हो तो केवल जेएसएससी सीजीएल नहीं जी, आप झारखंड के जितने एग्जामिनेशन में फिर बैठोगे या फिर साइंस में एटलीस्ट मैंने कहा है कि आपको एसएससी के लिए फिर सोचना नहीं पड़ेगा। रीजनिंग भी सर बहुत अच्छे लेवल पे करवा रहे हैं और मैथ्स बहुत उम्दा करवाए हैं सर ने। तो आप एप्लीकेशन को एक बार जरूर से इंस्टॉल करिएगा। फोकस स्टडी विद तभी हमारा एप्लीकेशन है, आपको यहाँ पर कोर्सेज मिल जाएगी और हर कोर्सेज चाहे साइंस हो चाहे मैथ्स चाहे रीजनिंग आपकी ये जो है आपकी बाइलिंगुअल है। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हिंदी इंग्लिश का, ये पूरा बाइलिंगुअल है कंटेंट। और कंप्यूटर आपको साथ के साथ 10 मॉक टेस्ट आपको फ्री अवेलेबल कराया गया है एप्लीकेशन में। अभी 4 हो गए हैं और 6 अवेलेबल करा दी जाएंगे। ₹1 आपको पे करना पड़ेगा, उससे कम हम लोग कर नहीं सक रहे थे। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, सारी अपडेटेड एग्जामिनेशन से या आपके कोई डाउट या आपके कोई डिस्कशन यहाँ पर आके आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन और देखिएगा खुद ही आज जब आप आपकी क्लासेस देखोगे आज की किस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर हम लोग कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है भाई। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं और ऐसा नहीं होगा कि आपको हिंदी इंग्लिश में कहीं भी दिक्कत होगा, कहीं दिक्कत होने नहीं देंगे हम आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया आपको कि किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाकर, देखिए ये कहीं ना कहीं जितने भी सवाल मैंने लिए आपके एग्जामिनेशन के पूछे गए सवाल है भाई, ठीक है। चाहे वो जेएसएससी में नहीं भी पूछा गया है, चाहे वो दूसरे स्टेट में पूछे गए या फिर एसएससी ने पूछा चाहे रेलवे ने पूछा। तो देखिए अगर पूरा इस तरह से अगर टॉपिक खत्म करिएगा, यकीन मानिए आपके फिर वो टॉपिक कभी आपके अपने हो जाएंगे वो टॉपिक, ठीक है ना। वो फिर आपको वो ना तो छोड़ सकता है, आप चाहे कितने बार भी कुछ दिनों तक उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो भी। चलिए आते हैं सर सवाल पे। क्वेश्चन ये बोला गया है कि किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाकर इसे 9 मीटर तक विस्थापित किया जाता है तो किए गए कार्य का मान बताएं। कहने का मतलब ये है कि अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मेक्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 9 मीटर, देन फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। बोला गया कि किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाकर इसे 9 मीटर तक विस्थापित किया जाता तो किए गए कार्य का मान बताए। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया भाई, ठीक है। इस पर क्या किया गया, एक फोर्स लगाया गया। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। अब आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया तो आपको ये बोला गया कि 9 मीटर तक क्या हुआ, इसकी विस्थापन हुई, ठीक है। 9 मीटर तक यहाँ पर क्या हुई, इसकी विस्थापन हुई। तो ये 9 मीटर तक क्या हुआ, आपको विस्थापन देखने को मिलता है, ठीक है। कितना फोर्स लगाया आपने, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो आपसे ये पूछा गया कि किए गए कार्य का मान बताए। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, ये जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ ए पोजीशन पे था, अब आपका ऑब्जेक्ट जो है आपके इस बी पोजीशन पे जब आ गया तो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लाने में मतलब 9 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट लाने में के लिए आपको कितना कार्य करना पड़ा। तो हमने क्या बोला था आपको, वर्क का फॉर्मूला वर्क डन इक्वल्स टू होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब देखिए फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, 50 न्यूटन आपका इधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है आपके, डिस्प्लेसमेंट भी आपकी इधर हो रही है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर 55 फोर्स हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट 9 हो गया, कॉस 0 यानी कि 1, यानी कि कितना हो गया, 9 पचे 45 यानी कि 450 जूल इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। कहीं से भी दिक्कत, पहला एकदम बेसिक सवाल ये आपका हो जाता है। आगे चलते हैं अब हम लोग। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है आपसे, देखिए दूसरा सवाल ये बोला गया है कि 10 केजी की वस्तु है, ठीक है भाई, 10 केजी की वस्तु 3 मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ 15 मीटर तक जाती है। ठीक है, तो किए गए कार्य का मान बताएं। A 10 kg object moving from acceleration 3 meter per second square and covers a distance of 15 meter. Find the work done. तो चलिए इसको पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, एकदम बच्चे की तरह समझेंगे सर। बोला गया कि 10 kg की कोई एक वस्तु है। ठीक है, तो 10 kg का कोई एक वस्तु ले लेते हैं हम लोग। ये 10 kg की कोई एक वस्तु है। ठीक है, इसको क्या किया गया कि 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ 15 मीटर तक जाती है। तो किए गए कार्य का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें फोर्स लगा होगा, यानी कि इसके जो एक्सेलरेशन दे दी गई है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, ये आपका कितना डिस्प्लेस होता है, ये 10 kg का ऑब्जेक्ट ये डिस्प्लेस आपको बताया गया 15 मीटर तक हो जाता है। ठीक है भाई, कितना हो जाता है, 15 मीटर तक ये डिस्प्लेस हो जाता है। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि किए गए कार्य का मान बताए, यानी कि वर्क डन आपसे पूछा गया। ये आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन की वैल्यू पूछ रही है। देखिए बहुत इजी सवाल है, आपको क्या पूछा गया है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा मतलब फोर्स आपका कहाँ लग रहा है, इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। यहाँ पे क्लियर है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे वर्क डन इक्वल्स टू क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा फोर्स आपको गिवन है नहीं है, तो देखिए फोर्स इक्वल्स टू क्या आप लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास आपको कितना दे दिया गया, 10 kg, एक्सेलरेशन कितना दिया, 3, यानी कि 30 न्यूटन आपको फोर्स निकाल लिया आपने। तो फोर्स अगर आपकी 30 न्यूटन आ गई है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 15 है, तो वर्क यहाँ पर भी आपको कितना आ रहा है, 450 जूल। ठीक है, कोई दिक्कत है। अच्छा एक्सेलरेशन का मीनिंग आप समझ पा रहे हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड अपन सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड ये ऑब्जेक्ट कितना स्पीड इंक्रीज कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और 3 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है, और कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, 15 मीटर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, मोशन का भी देखिए मैं आपको यहाँ पर आपका रिवीजन करवाते चल रहा हूँ एक्सेलरेशन। बाकी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 450 जूल। ठीक है, तो दूसरा का भी 450 जूल हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अच्छा सवाल है ये और रिलेटेड है आपका मोशन से। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 kg की एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 सेकंड में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो किए गए कार्य का मान बताएं। A 5 kg object start moving from rest and after 5 second the velocity of object is 10 meter per second. What is the work done? देखिए पहले इसको तो समझिए अच्छे से क्वेश्चन को, पहले कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर। देखिए सर क्वेश्चन में ये बोला गया है क्या कि आपको 5 kg का एक वस्तु है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो 5 kg का कोई एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए पहले, 5 kg का ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, यानी u की वैल्यू अभी यहाँ पर इसकी कितनी है, 0 है। उसके बाद बोला गया एंड आफ्टर 5 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद देखा गया इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, इसकी जो वेलोसिटी है कितनी हो गई है, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा है सर यहाँ से यहाँ पे आने के लिए, t इक्वल्स टू आपको दे दिया गया है सर कितना, 5 सेकेंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि 5 kg ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था रेस्ट मतलब समझ रहे, यू इनिशियल वेलोसिटी 0, क्लियर है ना ये सब सारा चीज़। और 5 सेकेंड में, यानी कि आपको 5 सेकेंड के बाद इस ब्लॉक की जो वेग कितनी हो जाती है, वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो किए गए कार्य का मान बताएं। देखिए एक तो आपको अभी मतलब जो हमारे पेड स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको नहीं करवाया भाई, एक थ्योरम होता है, एनर्जी थ्योरम होता है। ठीक है ना, W इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। इट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ mv² माइनस u², यानी कि इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अभी हम डिटेल आपको कर रहे हैं, यहाँ पे परेशान मत होइए। बस आपको अगर एग्जामिनेशन में जब बनाना होगा तो इसको बस इस तरह से डायरेक्ट आप बनाइएगा। मेरा कहने का मतलब अभी ये है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी 100, और इनिशियल कितना 0। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 50 पच्चे कितना हो गया, 50 पच्चे 250 जूल। ये आंसर हो गया। ये रहा बात एग्जामिनेशन का। अब हम लोग आते हैं एकदम आराम से समझते हैं। पेड वाले भी नहीं समझे होंगे मुझे पता है, क्योंकि ये अभी थ्योरम मैंने कहा है कि लास्ट जब एनर्जी स्टार्ट करेंगे, मतलब कल से ही एनर्जी स्टार्ट होगी हम लोगों के एप्लीकेशन में, तो आपको एनर्जी थ्योरम मैं करवाऊंगा। देखिए एक एनर्जी थ्योरम होता है जो हमें बोलता है, अब यहाँ प्रूव नहीं कर रहे, बस एनर्जी थ्योरम मैंने बोल दिया, यानी कि प्रमेय है ये आपका एक, वर्क डन इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चेंज इन मतलब क्या था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो चेंज है यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल है, तो क्या हम लिख सकते हैं, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है,
और ये क्या हो गया आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, हाफ एम कॉमन ले लिया है बस, और भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दिया। यहाँ से मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड, यू की वैल्यू 0 है। यहाँ से हम वर्क डन निकालनी है। अब देखिए यार टी का कोई इस्तेमाल हमने किया नहीं है। अब लेकिन अब आप जो मोशन जो पढ़ते हैं, मतलब आपने पढ़ा भी है, मैंने भी पढ़वाया है, तो वहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से आप इसका यूज़ करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके, या फिर आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी करके। यहाँ से आप क्या करते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं और फिर वर्क डन निकालते हैं, फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके। इस तरह से मतलब लॉजिक अगर बात किया जाए तो ये बेस्ट वे है भाई, ठीक है ना। उतना हमें दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा हमें एनर्जी, हमें थ्योरम ही दिया गया है, इसीलिए कि आप तुरंत लगाइए और तुरंत आंसर पाइए, ठीक है भाई। चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही ईजी है। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच वन इज़ डूइंग मोर वर्क, यानी कि निम्नलिखित में कौन अधिक कार्य करेगा। तो ऑप्शन ये है कि आशीष किसी काम को 1 घंटे में करता है, ठीक है, अविनाश उसी काम को 2 घंटे में करता है, और राजू उसी काम को 3 घंटे में, और आकाश उसी काम को 30 मिनट में करता है। अच्छा, हमने क्या बोला था कि कभी भी मतलब हमने कहीं भी आपको वर्क पढ़ाते टाइम ये कहा था कि वर्क जो है आपका समय पे डिपेंड होता है, नहीं होता है। हमने क्या कहा था, वर्क जो आपका डिपेंड करता है फोर्स जो आपने अप्लाई किया है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी कि फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी डायरेक्शन कहने का मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल बन रहा उस पर आपका क्या हो रहा था, वर्क डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ सिंपल सी बात है, वर्क डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम भाई, ठीक है ना भाई। तो ये आप बोल नहीं सकते कि कौन अधिक काम कर रहा है। हाँ, लेकिन पावर हमने क्या पढ़ा था, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना, या फिर द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कोई व्यक्ति, ठीक है ना, कितना अधिक कार्य कर रहा है, तो हम उसके लिए क्या करते थे, रेट से क्या करते थे, वर्क को डिवाइड करते थे, ठीक है ना। पावर क्या करते थे भाई, P इक्वल्स टू क्या लिखते थे हम लोग, P इक्वल्स टू वर्क डन अपन टाइम, ठीक है ना। तो ये हमने पावर में देखा था, लेकिन वर्क में कहीं भी हमने समय की जिक्र नहीं की थी। इट मीन सिंपल सी बात है, वर्क डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। क्लियर। अब आइए ग्राफ वाला भी क्वेश्चन करवा देते हैं कि देखिए ये आपको क्लास में भी करवाया था इजी वाला, और अभी मैं आपको ले लिया हूँ थोड़ा सा हार्ड। ये आपको दिया हुआ है ग्राफ, ये ठीक है ना भाई। देखिए ये ग्राफ दिया है सिंपल सा, और यहाँ आपको दे दिया गया वर्टिकल में फोर्स की वैल्यू, और जो हॉरिजेंटल में दिया है आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर। तो अब आपको पूछा क्या गया, फाइंड डब्लू नेट। देखिए मैंने क्या बताया था कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है, ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता था, वर्क डन देता था। याद आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, ये मैंने आपको करवाया है क्लास में। तो भाई हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, ये पूरा क्लोज लूप का। तो अगर आपका ज्योमेट्री या मेंसुरेशन क्लियर है तो आप डायरेक्ट आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये कितना आ गया डिस्टेंस, यानी कि इसका एरिया अगर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 1/2। अभी हम बता रहे हैं डिटेल, देखिए अभी एग्जामिनेशन में आपको कैसे करना वो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ। 14 प्लस ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, 4 6 इंटू हाइट कितना हो गया भाई, 10, ठीक है, यानी 2 पचे 10, 14 6 20 पचे 100 जूल, ठीक है। तो देखिए 100 जूल आ भी गया। लेकिन चलिए कोई नहीं, अगर मेंसुरेशन ज्योमेट्री क्लियर होगा तो आप आराम से फार्मूला यूज़ कर देंगे पैरेललोग्राम वाला। लेकिन अभी हम आपको तोड़ तोड़ के करवाते हैं कि अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो कैसे। देखिए आपको ये ग्राफ दिया हुआ, ठीक है, आपको ग्राफ क्या दिया हुआ, इस प्रकार से आपको ग्राफ दिया हुआ ये पहले तो ये देखिए। तो सबसे पहले तो एक इस प्रकार से क्लोज लूप बना लीजिए, ठीक है। एक ये ट्राइंगल बन गया आपका, ठीक है, इससे आप एक वर्क डन निकालिए। एक ये आपका रेक्टेंगल बना, इसका वर्क डन निकालिए, और एक ये ट्राइंगल का वर्क डन निकालिए, और दोनों तीनों को आप क्या कर दिए, जोड़ दीजिए, जिससे आपका नेट वर्क निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका ट्राइंगल का क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ही निकालना है ना भाई। मैंने क्या करा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होता है वो क्या देता है, वर्क डन देता है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू क्या होता है भाई, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ, पहले तो हम वर्क डन 1 निकाल रहे, ठीक है, ये वर्क डन 1 हो गया, ठीक है, ये वर्क डन 1, ये वर्क डन 2, और ये वर्क डन 3 मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं ऐड कर दूंगा तीनों को। वर्क डन 1 क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हो गया आपका, बेस कितना है, ये 4 है, और हाइट कितना 10 है, तो 4 इंटू 10 कितना आ गया, 2 पचे 10, 5 चौके 20 जूल आ गया W1। अब W2 की बात करते हैं, ये क्या होगा, रेक्टेंगल, तो क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4, 6 हो गया, ये कितनी डिस्टेंस है 6, और हाइट कितना 10, यानी कि 6 इंटू 10 यानी कि 60 हो गया, ठीक है। और वर्क डन थर्ड निकालेंगे तो कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना 10, 4, ये 4 हो गया, 1/2 इंटू 4 इंटू ये हाइट कितना है 10, तो 2 पचे 10, 5 चौके 20। देखिए
एक हो गया 20 जूल, ये हो गया 20 जूल 40 जूल, और ये 60 कितना हो गया 100 जूल। तीनों को जोड़ने पे 100 जूल आ रहा है। तो बस वही हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर दिया। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री आपका मैथ क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। भाई मैंने क्या बोला कि अगर आपको इस प्रकार से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया रहेगा तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको उसका एरिया निकाल लेना है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का आप एरिया निकाल लिए, इट मीन्स आपका वर्क डन आ गया। ठीक है, मैंने वही लिखा है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ का जो एरिया हमें क्या देता है, वर्क डन देता है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ठीक है, या फिर मैंने इसको एक ट्राइंगल बना दिया, इसको मैं एक रेक्टेंगल बना दिया। अब मैंने ये लूप क्रिएट किया। लूप करने का मतलब कि चारों तरफ से घिरा होना चाहिए। एरिया कब निकलेगा भाई, चारों तरफ से घिरा होगा तभी निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तीनों को मैंने ऐड कर दिया। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। ये भी एक अच्छा ग्राफ बेस पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाएगा अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे तो, लेकिन अच्छा है, मज़ेदार क्वेश्चन है और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, ये आपको ग्राफ दिया है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, नेगेटिव में भी ग्राफ गई है, ये ध्यान रखना। आपको बोल रहा है कि फाइंड वर्क डन फॉर अ डिस्प्लेसमेंट। अब आपको निकालना है वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, 0 से आपको दे दिया गया 18 मीटर, यानी कि 18 मीटर तक की बात की गई। इधर से आपको कुछ वर्क डन नहीं निकालना। 18 मीटर तक कितना डिस्प्लेसमेंट, जो 18 मीटर तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ है, इस विस्थापन होने में कितना वर्क हुआ है ये आपको निकालना है। तो देखिए मैं इस ग्राफ को फ्रेश आपको पहले बनाता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको क्लियर करता हूँ। ग्राफ में क्या बोला गया, इधर आपका फोर्स हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, ये 5 न्यूटन हो गया, ये 10 न्यूटन हो गया और ये 15 न्यूटन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है, 3 6 9 12 15। ठीक है भाई, ये हो गया 3 6 9 12 15 मीटर, 18 मीटर, 21 मीटर और 24 मीटर, डैश डैश डैश। 10 से गया है, ये आपका कहाँ से क्रॉस किया, 12 पे, यानी कि इस प्रकार से आपकी ये ग्राफ दी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ दी हुई है। आपको वर्क डन जो निकालना है, कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, 0 से 18, यानी कि आपको ये यहाँ तक निकालनी है। यानी ये एरिया निकाल लीजिए आप और ये वाला एरिया निकाल लीजिए, तो आपका नेट निकल जाएगा। यानी कि यहाँ से आप W1 निकालिए और यहाँ से आप W2 निकालिए। यानी ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ना भाई, ये वाला, ये पूरा लूप एक बन रहा है, क्लोज लूप बन रहा है, ये वाला हम एरिया निकाल लेंगे इसका, और एक एरिया हम ये निकाल लेंगे। तो पहले W1 निकाल लेते हैं। तो W1 क्या आप नहीं निकाल पाइएगा। अच्छा, इधर भी आप नीचे का ग्राफ नहीं बनाया आपने, तो मैं बना देता हूँ -5 -10 और -15। ठीक है, चलिए, तो ये क्या बन रहा है, ऊपर में ये ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत है नहीं है, तो इसको क्या आ जाएगा, पहला वर्क डन 1, हाफ बेस कितना है आपका टोटल 12 है और हाइट कितना है तो 10 है, तो 2 पचे 10, 12 पचे 60 जूल हो गया वर्क डन 1। ठीक है ना, वर्क डन 1 ये कितना आ गया आपका 60 जूल आ गया। ठीक, अब ये वर्क डन 2 निकालते हैं हम लोग। वर्क डन 2 निकालेंगे, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हो गया, बेस ये कितना डिस्टेंस है 12 से 18, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया 6। ये हाइट कितना है, तो ये हाइट कितना देखिए -10 है, तो -10, 2 पचे 10, माइनस है, याद रखना है आपको, तो 5 6 30, यानी कि -30 जूल। अब नेट निकाल लेते हैं हम लोग, नेट वर्क डन। नेट वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2। वर्क डन 1 कितना है 60 -30, यानी कि 30 जूल। ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, ये ग्राफ का भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय अर्थ इन अ रिवॉल्विंग अराउंड सन इज। बहुत इजी सवाल है। पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों तरफ घूमने में किया गया कार्य। अब देखिए, इनको रटना नहीं, हमने रटाया भी नहीं है भाई, तो कह भी नहीं सकते कि आप तो सर रटवाए हैं। हमने हमने आपसे क्या सवाल पूछा है कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों तरफ घूमने में किया गया कार्य। क्वेश्चन पढ़िए भाई, अच्छे से समझेंगे। ये आपका क्या है, ये सूर्य है, ठीक है, और क्या बोला गया, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों तरफ। तो ये आपका सूर्य है, इस सूर्य के चारों तरफ क्या है, ये आपकी पृथ्वी। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, ये अर्थ है। ये क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है इस प्रकार से। ठीक है, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ गोल गोल घूम रही है। तो हमें सबसे पहले ये बताइए सर, ये जो अर्थ इस सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ये कौन सा मोशन है। तो आप बोलेंगे सर ये तो सर्कुलर मोशन है सर, इसका तो आप पूरा पानी की तरह चीज़ें क्लियर किया था आपने, वृत्तीय गति है। ठीक है भाई, हाँ सर ये तो आप सही कह रहे हैं कि मैंने पानी की तरह क्लियर किया था। हमें क्या बता सकते हैं कि सर सर्कुलर मोशन के लिए क्या नीड होती है। तो हाँ सर बिल्कुल, एक सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब कि अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की तरफ लग रही होती है। कोई भी बॉडी अगर उससे सर्कुलर मोशन में मोशन होना है या फिर गतिशील करना है या फिर गतिमान होना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होगा। यानी
अब इसको आप ग्रेविटेशन से आपको रिलेट करिए। मैंने क्या कहा था, दो ऑब्जेक्ट होगा और दोनों ऑब्जेक्ट की अगर कोई मास होगी तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो रहा होगा, एक फोर्स काम कर रहा होता है, और वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी नेचर कैसी होती है, अट्रैक्टिव नेचर होती है। तब अब हमने ये कहा था कि दोनों में से अगर मास का कंपैरिजन किया जाए तो सन का मास काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण सन तो रेस्ट मोड में रह जाता है, बट कंपैरेटिवली अर्थ की जो मास है सन से वो कम होने के कारण ये क्या होता है, मोशन गतिशील में हो जाता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और हमने फिर आपको सर्कुलर मोशन भी बताया था कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही होती है अर्थ और सन के बीच में, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम हमने क्या दिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब देखिए पूरा का पूरा पानी की तरह फिर से क्लियर हुआ ना, सर्कुलर मोशन भी क्लियर कर दिया, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी। क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं, और ये आपको मैंने ग्रेविटेशनल चैप्टर में क्लियर किया और अभी भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हमें ये बताइए कि इसके सेंटर में ये अर्थ क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है भाई। अब इसकी डायरेक्शन अब इधर है, यानी कि v वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है। तो अब हमें ये बताइए, ये फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ फ्रेस बना रहा हूँ, ये v वेलोसिटी डायरेक्शन हो गया, ये फोर्स इधर है, तो दोनों के बीच में यानी कि वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगी ना, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब वर्क डन में मैंने आपको क्या बताया था भाई, वर्क डन में मैंने आपको क्या, सॉरी वर्क चैप्टर में मैंने क्या बताया था कि वर्क कब जीरो होता है, जब थीटा जीरो, थीटा 90 डिग्री हो, या फिर फोर्स जीरो हो जाए, या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो तो उसके कारण वर्क जीरो, और नॉर्मल फोर्स के कारण भी आपका वर्क डन जीरो। तो देखिए थीटा जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा, यहाँ से क्लियर आया। तो चाहे आपका अर्थ सूर्य के चारों ओर घूम रहा तो किया गया कार्य पूछ ले, या फिर आपसे ये पूछ ले कि अर्थ सूर्य के पूरी एक चक्कर लगाने के बाद ये कितना कार्य किया, तो आपके दिमाग में कंसेप्ट ये चलता है कि सर जहाँ से इसने चला वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। लेकिन अब हमें ये बताइए, जब अर्थ, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था कि अर्थ सूर्य के आधी परिक्रमा करती है तो उसे कितना कार्य, तो आधा तो आपको तो यहाँ फिर यहाँ इसने डिस्टेंस कवर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट इसके हो गई, तब तो जीरो नहीं आप बोलोगे। तो ये कंसेप्ट नहीं है ना, कंसेप्ट यहाँ ये है कि अगर आधा कवर किया है ये अर्थ ने, ठीक है, सूर्य की, तो अर्थ अभी यहाँ पर पहुंचा है। तो अब देखिए इसके बीच में क्या हो रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है कि नहीं, और इसकी डायरेक्शन इधर, वेलोसिटी इधर होगी भी, यानी डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, थीटा 90 डिग्री, तो वर्क जीरो। तो हमेशा ये याद रखने की सर्कुलर मोशन में जो भी वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो। तो ये कंसेप्ट है सर, ठीक है, रटना नहीं हमें। अगला सवाल, घर्षण बल के द्वारा पूछा गया है कि किया गया कार्य होता है। देखिए ये कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, और ये तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी पूछा है। हालांकि अगर ये ऑप्शन को टिपिकल करने का बहुत अच्छा था मौका, लेकिन यहाँ किया नहीं गया। ये पीवाई क्यों है क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ तो ऑप्शन ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी जीरो, और डी में मैं लिखता कैन बी पॉजिटिव, या फिर मैं लिख देता ऑल ऑप्शन, तब उस केस में क्या होता, ऑल ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा तो नेगेटिव कार्य होता है सर, ये तो हमने आपको प्रूव किया था। यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा, ठीक है ना, यानी घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, नेगेटिव। देखिए कैसा नेगेटिव, ये आपका ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है, ये कोई रफ सरफेस है, आपने फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुई, फ्रिक्शन फोर्स किधर काम कर रहा है, इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो थीटा कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री। अब कॉस 180 ही लिखेंगे ना, यानी एफ एस कॉस 180 डिग्री लिखेंगे। तो कॉस 180 क्या होता है, ग्राफ से समझिए ना भाई, ग्राफ जब हम लोग आपको क्लियर किए हैं आपका, तो 180 में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है ना, 0π/2 पाई आपका, तो ये क्या है, -1, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा कि नहीं, नेगेटिव में आएगा। तो फ्रिक्शन द्वारा नेगेटिव वर्क। अब देखिए ये सब बहुत डिटेल में हम समझाएं क्लास में, तो अभी ये तो मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि वीडियो भी लंबा ना बन जाए। तो वर्क डन नेगेटिव हो गया। अब जीरो कब हो रहा था, आपको याद आ रहा है, जीरो कब हो रहा है भाई, मैंने क्या बोला था, कोई एक सर्कुलर ट्रैक, यानी कि जब हम कोई गाड़ी को मोड़दार, या फिर जब हम गाड़ी को मोड़ रहे होते हैं, ठीक है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होता है, फ्रिक्शन होता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा 90, तो यहाँ पे जीरो। और पॉजिटिव का केस में आपको मैंने बताया था, ये वाला एक ब्लॉक के ऊपर मैंने एक और ब्लॉक रख दिया था, जैसे कि यहाँ पर, चलिए फ्रेश में बनाता हूँ इसको भाई, रिवीजन कर रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। ये आपका एक ए ब्लॉक है, इसके ऊपर बी ब्लॉक रखा हुआ, तो मैंने फोर्स लगाया तो ये देखा गया कि ए ब्लॉक भी आया, इसके साथ साथ बी ब्लॉक। तो आपके मन में ये टेंशन था कि सर एफ वहाँ पर फोर्स लगाया तो इसके बीच ये ए ब्लॉक तो यहाँ आ गया, ठीक है सर, लेकिन ये सर बी वाला ब्लॉक भी यहाँ कैसे आ गया, यहाँ पे भी तो इसको हमने खींचा तो ये तो यहीं गिर जाना चाहिए था, लेकिन इसको गिरने कोई नहीं दिया। कोई यहाँ पर से फोर्स से खींच रहा होगा, तो बिल्कुल खींच रहा था। देखिए पहले तो इसके बीच में कॉन्टेक्ट है सरफेस, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा था, ठीक है, फ्रिक्शन ए पे किसके, सॉरी फ्रिक्शन ए बी काम कर रहा है, ठीक है।
फ्रिक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, फ्रिक्शन ऑफ ए ऑन बी। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन इस सरफेस में काम कर रहा था, इन दोनों का एक सरफेस ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ पर काम कर रहा था फ्रिक्शन बी है, यानी कि फ्रिक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का फ्रिक्शन ए के ऊपर काम कर रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स था, ये फ्रिक्शन फोर्स इसको इधर बी ब्लॉक को खींच के लाया। तो देखिए इधर फ्रिक्शन फोर्स इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो क्या 0 डिग्री थीटा, तो वर्क डन पॉजिटिव। क्लियर और नॉट? तो रिवीजन तो भाई इतना ही फास्ट करेंगे ना, अब यहाँ तो क्लास नहीं ले रहे हैं आपका। अब आते हैं अगले सवाल पे। देखिए एलपी में पूछा यह सवाल था, अच्छा सवाल है ये आपका। पेपर खत्म हो गया भाई, कोई नहीं, चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ठीक है ना, 20 न्यूटन का फोर्स डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 2 मीटर, डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 2 मीटर एंड डज अ वर्क ऑफ 20 जूल। 20 न्यूटन जो आपने फोर्स लगाया, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच कौन पूछा है? तो इजी सवाल है भाई, इसके लिए पेपर की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? नहीं है। देखते हैं यहाँ पे क्यों नहीं है भाई, हमें दे दिया गया है। चलिए पहले लिखे ना भाई, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन हमने क्या दिया भाई, हमने 20 जूल का वर्क कर लिया है। फोर्स कितना दे दिया? 20 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट दे दिया है 2। तो क्या बड़ी बात है भाई, यहाँ पे कॉस थीटा 20 कट गया, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब हमें ये बताइए थीटा की वैल्यू कॉस थीटा 1/2 किस में होती है? 60 डिग्री में होती है कि नहीं होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। ये आपका ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल, इजी सवाल है भाई, इतना टफ नहीं, मतलब अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इजी तो नहीं बोलेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोलेंगे इसे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg रेज 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, देन वर्क डन बाय ग्रेविटेशन। देखिए खूबसूरती, क्वेश्चन की खूबसूरती, आप लोगों को लगता है ना कि सर इतना डिटेल पढ़ा दे रहे हैं आप, क्वेश्चन आता नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा सर, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। आंसर देखिए क्या आया, माइनस में आ रहा है, -98 जूल। और ऑप्शन में पता है क्या, 98 जूल पॉजिटिव में दिया था। आप पता पॉजिटिव में सब टिक करके आ गए थे। चलिए इसको हम बनाते हैं, अच्छे से समझाते हैं आपको। क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है कि 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है ना। एक देखिए 10 kg का एक वस्तु है, नहीं 1 kg की एक वस्तु है भाई, ये 10 kg नहीं होगा, 1 kg होगा, ठीक है। 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर तक उठाया जाता है, तो इसको यहाँ से उठा के हमने यहाँ तक कर दिया, इस फ्लोर पे रख दिया 10 मीटर की हाइट पे। तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, चलिए हटिए इसको समझाते हैं अच्छे से आपको। देखिए क्या है क्वेश्चन, आपको ये बोल रहा है सर, क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि ये कोई एक सरफेस है, यहाँ पर एक रखा हुआ है एक ब्लॉक, ठीक है, जिसका वेट है मास है जिसका m मैंने लिया है। मैंने क्या किया, एक फोर्स लगा के इसको यहाँ उठाकर रख दिया, ठीक है। तो इसका जो हाइट है, इसमें हमने कितना उठाया, h हाइट तक हमने चीज़ें उठाई है, जिसका मास क्या था m। तो हमने क्या बोला था कि हमने कितना काम किया, इस ब्लॉक को हमने उठाया, तो हमने कितना काम किया, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता था, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो फोर्स हम लोग कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, डायरेक्शन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या, 0 डिग्री, यानी कि कॉस 0 यानी कि 1, यानी कि हमें कितना आ गया, वर्क डन एफ एस, ठीक है। तो एफ एस क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, कैसे नहीं निकालेगा। अब देखिए आप फोर्स कितना लगा रहे हैं, इस ब्लॉक का जितना वेट होगा, वेट कितना होगा इसका, mg होगा, जितना इसका ब्लॉक का जो वेट होगा, इसका चाहे जो भी ब्लॉक हो, चाहे ईंट हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कॉपी हो, पेन, जिसका उसका जितना वेट होगा उतना ही आप फोर्स लगाइएगा। तो फोर्स कितना लगा रहे होंगे, mg, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, h। तो ये हमने फॉर्मूला देखा था कि सर जब भी कोई वस्तु को ऊपर उठा रहे होंगे हम लोग, तो उस समय वर्क डन हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। या फिर हमने कहा था सीढ़ी पर अगर हमें चढ़ रहे हैं, या सीढ़ी की हाइट निकालनी है, या सीढ़ी चढ़ने पर हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, और पावर में हमने बताया था कि सीढ़ी चढ़ने पे कितना हमें शक्ति हमें खपत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, वेस्ट करनी पड़ेगी, वो भी हमने निकाला था। लेकिन अब आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आप mg, अब क्या करिएगा आप, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या किया आपने, यही फॉर्मूला यूज़ कर लिया आपने इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। 1 kg का वस्तु है और 10 मीटर की ऊंचाई तक आपने इसको चढ़ा दिया। तो चलिए इसको हम यहाँ पे बना लेते, 1 kg लिख लिए आपने, 10 हो गया, और 10 मीटर की ऊंचाई चढ़ा के 10 दहिया 100 जूल टिक करके आप आ गए। या फिर g की वैल्यू अगर 9.8 यूज़ करिएगा, 10 हाइट है, 1 मास दे दिया गया, तो कितना आ गया इसका 98 जूल। और ये भी ऑप्शन में था सर, और ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी, यानी कि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। अब क्लियर करिए पहले तो, गुरुत्व बल यानी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो हमने क्या कहा था सर कि कोई भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है, अगर जो उसकी मास है, ठीक है ना, कितना भी छोटा सा छोटा, कम से कम मास होगा, तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। उसी प्रकार कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो ऑब्जेक्ट
अर्थ जो है हमारा, ये जो अर्थ है इस पेन को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींचता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये पेन भी अर्थ को अपनी ओर खींचता है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल अमाउंट में। लेकिन इस पेन का मास कम होने के कारण ये अर्थ क्या करता है, इसको अपनी ओर खींच लिया। देखिए अब मैंने छोड़ा तो खींच लिया ना भाई, इस पेन ने क्या अर्थ को खींचा, नहीं खींचा ना, अर्थ क्या आ रहा है इसके साइड, नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है कंपैरेटिवली अर्थ से। तो ये जिस अमाउंट फोर्स से खींचता है, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटी, और जितना फोर्स से खींचेगा उतना ही हमें क्या होगा, वेट फील होगा। तो इस अर्थ ने, देखिएगा ये सरफेस में रखा हुआ अर्थ, सरफेस में ये अर्थ इस ब्लॉक को खींच रहा है, इस ब्लॉक को खींच रहा है, लेकिन ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी अर्थ फोर्स लगा रहा है कि हाँ नीचे, कितना फोर्स लगाएगा भाई, जितना इसका वेट है यार, खींच रहा फोर्स। मैंने क्या भी बताया था, कोई भी बॉडी को अपना वेट कितना फील होता है, जितना अर्थ या फिर कोई प्लानिट, आप अगर मून में चले गए तो मून आपको जितने फोर्स से खींचेगी उतना आपको वेट फील होगा। तो जितना खींच रहा वो कितना वेट फोर्स लग रहा होगा mg से, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, ऊपर हो रही है। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है ना, गुरुत्व बल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस 180 डिग्री। तो भाई 180 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, ये 0, ये π/2, और ये क्या हो गया पाई, ठीक है। cos 0 का वैल्यू +1 और पाई की वैल्यू क्या हो गई -1, ठीक है। तो 180 की वैल्यू -1 आ गया, तो आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ गया, -Fs। एफ कितना लग रहा है, -mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, तो -mgh ये होता है ग्रेविटेशनल वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस मास कितना 1, g की वैल्यू 9.8 लेना है मुझे, और 10 हाइट दे दी गई। तो अब देखिए कितना आया, -98 जूल। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ना क्वेश्चन का लेवल देखिए सर, खूबसूरती, कंसेप्ट यहीं से क्लियर होगा सर। क्वेश्चन रट करके तो चीज़ें आप बना तो लेंगे, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा वो, ठीक है ना। और जब तक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते के दौरान अगर आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गया, इट मीन्स आप सिलेक्शन ले लिए सर, या फिर उस सब्जेक्ट पे आपका कमांड हो गया। अंतिम क्वेश्चन कर रहे होंगे हम लोग आज का, वर्क का खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया, द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन, यानी कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब। तो हमने क्या बताया था, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 से 90 डिग्री से लेस, 0 से ज़्यादा 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यही हमने बोला भी था, ठीक है। यानी कि फोर्स का जो डायरेक्शन है, और 0 डिग्री पे क्या था, मैक्सिमम वर्क। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं और भी इजी हो जाएगा। बोला गया डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बिल्कुल ये तो सही बात है कि विस्थापन बल की दिशा में होनी चाहिए, यानी कि जिधर फोर्स लगा रहे हैं बॉल भी उधर ही मूव करनी चाहिए, सही बात है। डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, तो भाई देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रही है और परपेंडिकुलर के फोर्स, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये तो ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी, देयर इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फिर फोर्स वर्क 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो भाई ये तो थीटा 180 डिग्री बन गया ना, यानी कि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट, यानी कि फ्रिक्शन वाला केस बन गया 1, यानी कि माइनस वर्क डन हो गया। और हमें बोला गया पॉजिटिव वर्क डन, तो कब होगा, जब फोर्स भी इधर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल में क्या बोला गया है, वस्तु का वेग, ये सब अब हम एनर्जी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एनर्जी और पावर का क्वेश्चन अगले सेशन में हम आपको यूट्यूब पर ही प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले एनर्जी हम आपको अच्छे से क्लियर कर दें, क्योंकि एनर्जी एक अच्छा टॉपिक है सर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं एनर्जी से। तो उसको हम पहले आपको बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि 2 क्लास मुझे लग जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे, 2 क्लास नहीं 2 दिन लगेंगे मुझे आपको उसका कंप्लीट कराने में थ्योरी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर कुछ भी हेल्प हो रही है आपके प्रिपरेशन में तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। मिलेगा हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।